कहानी शुरू होती है एक ऐसे सैनिक से जो बुरी तरह घायल है और उसे कई गोलियां लगी हैं। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह होश में नहीं आता। कहानी 3 दिन पीछे जाती है, जहां हम अफगानिस्तान में एक अमेरिकी सैन्य बेस देखते हैं। एक मिशन ब्रीफिंग चल रही होती है और सैनिकों को साफ बताया जाता है कि किसी भी हालत में उन्हें अहमद शाह और उसके सबसे भरोसेमंद आदमी को पकड़ना है। तारिक अहमद शाह की वजह से 20 से ज्यादा अमेरिकी मरीन की मौत हो चुकी है और उसे बेहद खतरनाक माना जाता है। जो भी गांव वाले और शरणार्थी अमेरिकी फौज की मदद करते हैं, उन्हें भी वह मार देता है। इसी वजह से एक खास मिशन तैयार किया गया है, जिसमें माइकल मर्फी, मार्कस और मैथ्यू को चुना गया है। उनका मकसद है खतरनाक पहाड़ों के रास्ते पैदल चलकर उस गांव तक पहुंचना जहां अहमद शाह और तारिक के छिपे होने की खबर है। उन्हें बताया जाता है कि 2 सपोर्ट टीमें तैयार रहेंगी, एक क्विक रिएक्शन फोर्स और एक हेलीकॉप्टर यूनिट, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद कर सकती है। गांव तक का सफर पैदल लगभग 3 घंटे का है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। वहाँ जहरीले सांप हैं और कम्युनिकेशन भी आसान नहीं है। वे केवल कुछ खास जगहों से ही बेस से संपर्क कर पाते हैं। इसी बीच पास के एक अफगान गांव में अहमद शाह और उसके लोग गांव वालों के सामने एक स्थानीय आदमी को फांसी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि उसने अमेरिकी सेना को जानकारी दी है। ये एक खूनी तरीका है, जिसका इस्तेमाल तालिबान डर और काबू बनाए रखने के लिए करते हैं। जैसे ही रात गहराती है, 4 चुने हुए जवान पहाड़ की तलहटी पर छोड़े जाते हैं और अपनी खतरनाक पैदल यात्रा शुरू करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे अपनी लोकेशन कोडेड रेडियो सिग्नल के जरिए भेजते रहते हैं, जिसे स्पार्टन कहा जाता है। एक लंबी और थकाने वाली रात की चढ़ाई के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां से उस गांव का साफ नजारा मिलता है, जहां अहमद शाह के होने की खबर है। वे दूरबीन से गांव को देखते हैं, लेकिन अपने निशाने का कोई सुराग नहीं मिलता। वे बेस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान सपोर्ट में मौजूद अपोलो हेलीकॉप्टर टीम को आगे के आदेश तक इंतजार करने को कहा जाता है। सैनिक अपनी जगह पर डटे रहते हैं और पूरी तरह सतर्क हैं। कुछ समय बाद जब वे फिर से इलाके को स्कैन करते हैं, तो उन्हें अहमद शाह, तारिक और 1 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद लोग दिखाई देते हैं। दुश्मन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। वे एक बार फिर बेस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से सफल नहीं हो पाते। तभी उन्हें झाड़ियों में हलचल सुनाई देती है। बकरियों का एक झुंड नजर आता है, जिसके साथ एक बूढ़ा आदमी, एक किशोर लड़का और एक छोटा बच्चा भी है। जैसे ही वे पास आते हैं, उनमें से एक गलती से मार्कस की टांग पर पैर रख देता है और उनकी छिपी हुई जगह उजागर हो जाती है। सैनिक तुरंत तीनों को पकड़ लेते हैं और बूढ़े आदमी के पास से एक वायरलेस डिवाइस मिलता है। इससे उनका शक और मजबूत हो जाता है कि ये लोग तालिबान के मुखबिर हैं। वे फिर से सैटेलाइट फोन से अपनी बेस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जो एक खतरनाक कदम है, क्योंकि इससे दुश्मन को उनकी लोकेशन का अंदाजा हो सकता है। फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। कॉल जुड़ जाती है, लेकिन कमांडर से बात होने से पहले, जो अभी सो रहा था, लाइन कट जाती है। बेस कई बार वापस कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाता। अब सैनिकों को फैसला लेना है कि 3 बंदियों के साथ क्या किया जाए। मैथ्यू 3 विकल्प रखता है, या तो उन्हें जाने दिया जाए और उनका पीछा किया जाए, या उन्हें बंधक बनाया जाए और बाद में छोड़ दिया जाए। उन्हें ठंड के भरोसे छोड़ देना, या भेड़ों के बीच मरने के लिए छोड़ देना, या वहीं गोली मार देना। मैथ्यू साफ कहता है कि वे उन्हें मार नहीं सकते। अगर ऐसा किया और बात बाहर गई तो गंभीर कानूनी परेशानी हो सकती है और मिशन भी खतरे में पड़ सकता है। यह भी तय है कि खबर फैल जाएगी कि 4 नेवी सील्स ने एक मासूम बच्चे को मार दिया। उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। मैथ्यू इस बात पर अड़ा रहता है कि अगर बंदियों को छोड़ दिया गया तो वे नीचे जाकर अहमद शाह और उसके लोगों को सब बता देंगे, जिससे मिशन खतरे में पड़ जाएगा। मार्कस उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये आम लोग नहीं हैं, ये लड़ाके हैं। उनकी आंखों में देखो, वह कहता है। वहां साफ नफरत दिखाई देती है। सच ये है कि उनकी आंखों में नफरत साफ नजर आती है, खासकर सबसे छोटे लड़के की आंखों में। जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती है, माइक, जो टीम का लीडर है, आखिरकार फैसला लेता है। वह कहता है कि मिशन यहीं खत्म किया जा रहा है। वे तीनों को छोड़ेंगे और वापस पहाड़ की तरफ लौटेंगे। वहां से बेस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। वे बंदियों को छोड़ देते हैं और तीनों में सबसे छोटा लड़का तेजी से गांव की तरफ भाग जाता है। इसके बाद चारों जवान पहाड़ की तरफ चढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन अचानक मैथ्यू फिसल जाता है और उसकी टांग चोटिल हो जाती है। फिर भी वे किसी तरह ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वे गलत पहाड़ पर आ गए हैं। वे फिर से बेस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। इसीलिए वे नीचे उतरने और किसी निचले पॉइंट से दोबारा कोशिश करने का फैसला करते हैं। अगर तब भी संपर्क नहीं हो पाया तो वे जंगल में रात बिताएंगे और अगले दिन सुबह बेस लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीचे आने के बाद भी संपर्क नहीं हो पाता। आराम करते हुए उन्हें कुछ संदिग्ध आवाजें सुनाई देती हैं। वे आसपास ध्यान से देखते हैं। ये गोली चलने की दिशा का संकेत है। शुरुआत में उन्हें कुछ साफ नहीं दिखता, इसलिए माइक खुद जाकर जांच करता है। जब वह एक सही जगह पर पहुंचता है तो उसे पहाड़ों में फैले हुए अहमद शाह के दर्जनों आदमी नजर आते हैं। अब साफ हो जाता है कि जिन लोगों को उन्होंने छोड़ा था, उन्होंने दुश्मन को खबर दे दी है। दुश्मन पूरी तैयारी के साथ हमला करने वाला है। माइक तुरंत वापस आता है और मार्कस को तैयार रहने को कहता है। मार्कस को समझ आ जाता है कि वे तालिबान के घेरे में हैं। वह पछताते हुए कहता है कि शायद उसने गलत फैसला लिया, लेकिन माइक उसे दोष नहीं देता। वह कहता है कि उस हालत में वही सबसे सही फैसला था। तभी वे देखते हैं कि एक आदमी बंदूक लेकर पेड़ के पीछे छिपा है। वह गोली चलाता उससे पहले ही मार्कस उसे गिरा देता है और यहीं से गोलीबारी शुरू हो जाती है। वे कई दुश्मनों को मार गिराते हैं, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। खून से लथपथ वे पीछे हटते हैं, पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते हैं और आखिरकार एक चट्टान से कूद जाते हैं। वे पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं, जोर से टकराते हैं और इसी दौरान उनकी रेडियो खराब हो जाती है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है।
है। कोई गोली नहीं चलती। उन्हें लगता है कि शायद अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन अचानक हर तरफ से गोलियों की आवाज गूंज उठती है। उसके पैर में गोली लगती है और डैनी की पीठ में भी गोली लगती है। दुश्मन की संख्या इतनी ज्यादा है कि सील्स को फिर से पीछे हटना पड़ता है और वे बड़े पत्थरों के पीछे पोजीशन ले लेते हैं। माइक टीम से कहता है कि उसे सैटेलाइट फोन का सिग्नल पाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तभी वह बेस से संपर्क कर पाएगा। जाने से पहले वह मार्कस को अपना एक्स्ट्रा मैगजीन देता है और कहता है, कभी हार मत मानना। इसके बाद वह अपनी आखिरी चढ़ाई शुरू करता है। गोलीबारी के बीच माइक किसी तरह चट्टान की चोटी तक पहुंच जाता है और आखिरकार सैटेलाइट फोन से बेस से संपर्क कर लेता है। इस बार कॉल लग जाती है और वह तुरंत एयर सपोर्ट की मांग करता है। उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर बैकअप की जरूरत है, लेकिन कॉल खत्म होते ही अहमद शाह के लोग वहां पहुंच जाते हैं और माइक को गोली मार देते हैं। अब सिर्फ 2 सैनिक बचे हैं। इसी दौरान बेस पर 2 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं मदद के लिए। साथ ही रनवे पर 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तैयार खड़े हैं, लेकिन उन्हें उड़ान की मंजूरी नहीं मिलती क्योंकि वे बिना अपाचे कवर के नहीं जा सकते और अपाचे कहीं और तैनात हैं। कमांडर भरोसा देता है कि जैसे ही अपाचे वापस आएंगे वे तुरंत निकलेंगे। 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर उस पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं जहां मार्कस और मैथ्यू दुश्मन के घेरे में हैं। लेकिन जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर उतरने की कोशिश करता है, एक आरपीजी सीधे उस पर दागा जाता है। मिसाइल टकराते ही जोरदार धमाका होता है। हेलीकॉप्टर चट्टान से नीचे गिर जाता है और उसमें सवार सभी सैनिक भारी गोलीबारी और सुरक्षा के अभाव में मारे जाते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाता। हेलीकॉप्टर में बैठा एक सिपाही पायलट से कहता है कि कहीं भी लैंड कर लो, लेकिन पायलट साफ मना कर देता है। वो जानता है कि बिना हवाई कवर के उतरना सीधा खतरा मोल लेना है। हेलीकॉप्टर वापस मुड़ जाता है और मार्कस और मैथ्यू वहीं छूट जाते हैं। हेलीकॉप्टर को दूर जाते देख दोनों अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देते हैं। थोड़ी ही देर बाद अहमद शाह के लोग फिर से हमला करते हैं, इस बार सीधा मैथ्यू को निशाना बनाकर। वो बहादुरी से लड़ता है, कई दुश्मनों को मार गिराता है, लेकिन आखिर में उसे गोली लगती है और वह देश के लिए अपनी जान दे देता है। अब सिर्फ मार्कस बचा है, गंभीर रूप से घायल और पूरी तरह अकेला। वह एक पत्थर के नीचे छुप जाता है, जबकि अहमद शाह के लोग आसपास के इलाके में उसकी तलाश कर रहे हैं। इसी बीच आसमान में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं। इस बार उनके साथ अपाचे भी हैं। उनके आने से दुश्मन शांत हो जाते हैं और छिपे रहते हैं। जमीन पर कोई हलचल न देखकर हेलीकॉप्टर वापस लौट जाते हैं। मार्कस, जो खून से लथपथ और घायल है, पूरी रात चट्टान के नीचे बेहोश पड़ा रहता है। अगली सुबह जब वह होश में आता है, उसका पूरा शरीर जख्मी होता है और उसका पैर टूट चुका होता है। वह धीरे धीरे उठता है, लंगड़ाते हुए आसपास देखता है और उसे पानी नजर आता है। प्यास से बेहाल वह पानी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वह देखता है कि 3 आदमी और एक बच्चा उसकी ओर आ रहे हैं। घबराकर वह उन्हें चेतावनी देता है, दूर रहने को कहता है, वरना गोली मारने की बात करता है। उनमें से एक आदमी शांत रहता है और उसे इशारे से समझाता है कि वह सुरक्षित है। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन हालात सब कुछ साफ कर देते हैं। तभी उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। दुश्मन पास ही है। वह आदमी मार्कस को चुप रहने का इशारा करता है। जब मार्कस उनके साथ बच्चे को देखता है तो उसे समझ आता है कि ये तालिबान नहीं है। वह आदमी मार्कस को अपने गांव ले जाता है। उसका नाम मोहम्मद गुलाब है, एक पठानी गांव वाला। गुलाब उसे अपने घर ले जाता है, जबकि गांव के बाकी लोग डरते हैं कि तालिबान उनसे बदला ले सकते हैं, लेकिन गुलाब किसी की नहीं सुनता। मार्कस धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगता है। गुलाब इशारों में पूछता है कि क्या वह अमेरिकन है। मार्कस सिर हिलाकर हाँ कहता है और एक नक्शा दिखाकर पूछता है कि वे कहाँ हैं। गुलाब उनकी लोकेशन की ओर इशारा करता है। मार्कस एक मैसेज लिखता है जिसमें अमेरिकी सेना से मदद मांगी जाती है। गुलाब वह मैसेज अपने एक आदमी को देता है जो बेस की तरफ निकल जाता है। इसी बीच तालिबान खून के निशानों का पीछा करते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। उनके साथ अहमद शाह का भरोसेमंद आदमी तारिक भी है। वे घर घर तलाशी लेना शुरू करते हैं और आखिरकार गुलाब के घर पहुंचते हैं। गुलाब उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे थप्पड़ मारते हैं और जबरदस्ती मार्कस को बाहर घसीट लेते हैं। गांव के चौराहे पर एक खून से सना हुआ लकड़ी का मंच था, जहां तालिबान उन गांव वालों को सजा देते थे जिन पर धोखा देने का शक होता था। मार्कस को बताया जाता है कि अब उसकी बारी है। जैसे ही उनमें से एक तलवार उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, गुलाब अचानक सामने आ जाता है, हाथ में बंदूक लिए। वह अकेला नहीं है, गांव के बाकी लोग भी उसके साथ खड़े हैं और उन्होंने तालिबान लड़ाकों को घेर रखा है। गुलाब तारिक को चेतावनी देता है, या तो यहाँ से चला जा वरना यहीं मारा जाएगा। तारिक और उसके लोग पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। मार्कस समझ नहीं पाता कि ये गांव वाले उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। वह कई बार गुलाब से पूछता है, लेकिन भाषा की वजह से उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। उसे घर के अंदर ले जाया जाता है। कुछ देर बाद मार्कस गुलाब के बेटे से चाकू मांगता है, लेकिन वह गलत समझकर उसकी जगह एक बतख ले आता है। गुलाब अंदर आता है और समझ जाता है कि मार्कस क्या चाहता है। वह उसे चाकू दे देता है। मार्कस अपने जख्मों से टुकड़े निकालने लगता है, दर्द सहते हुए, और फिर बेहोश हो जाता है। गुलाब उसके जख्म साफ करता है और पट्टी बांधता है। अगली सुबह मार्कस होश में आता है और देखता है कि गुलाब उसके सामने खाना रख रहा है। वह पूछता है, तुम मेरे लिए यह सब क्यों कर रहे हो? गुलाब जवाब देने ही वाला होता है, तभी बाहर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। तालिबान ने गांव को घेर लिया है और पूरी ताकत से हमला कर दिया है। कई लोग मारे जाते हैं। एक लड़ाका मार्कस तक पहुंचता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन उसी वक्त गुलाब का बेटा दौड़ कर आता है और उसे चाकू दे देता है। मार्कस उसी चाकू से हमलावर को मार देता है। तभी अमेरिकी हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं और अहमद शाह के लोगों पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। कई मारे जाते हैं और बाकी भाग जाते हैं। आखिरकार मार्कस को बचा लिया जाता है। गुलाब की हिम्मत की वजह से कम एक आदमी जिंदा बचता है जो इस कहानी को बता सके। सैनिक अंदर आते हैं और बताते हैं कि उनका एक आदमी यहाँ है। जब वे अंदर पहुंचते हैं तो मार्कस गंभीर हालत में पड़ा मिलता है। वे उसे उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। मार्कस, जो मुश्किल से होश में है, उनसे कहता है मोहम्मद गुलाब और उसके परिवार को भी
साथ ले चलो। लेकिन सेना के जवान समझाते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। वे मार्कस को भरोसा दिलाते हैं कि गुलाब और उसका परिवार गांव में सुरक्षित रहेंगे और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। तभी गुलाब का छोटा बेटा मार्कस के पास आता है। मार्कस उसे कसकर गले लगाता है और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन देता है। यह उसके आभार और स्नेह का आखिरी इजहार होता है। इसके बाद उसे बेस कैंप ले जाया जाता है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है। वह बेहोशी में चला जाता है और यही पल कहानी को फिर उसी जगह ले आता है जहां से सब शुरू हुआ था। मेडिकल स्टाफ उसे वापस लाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और आखिरकार उसका दिल फिर से धड़कने लगता है। मार्कस बच जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, मोहम्मद, गुलाब और उसका गांव सब कुछ दांव पर लगाकर मार्कस को बचाने के लिए क्यों तैयार हो गए? इसका जवाब एक पुराने अफगानी रिवाज में मिलता है, जिसे पश्तून वाली कहा जाता है, जो करीब 2000 साल पुराना है। इसके अनुसार अगर कोई इंसान अकेला हो, खतरे में हो और मदद मांग रहा हो तो उसकी रक्षा करना एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। इसी वजह से गुलाब ने मार्कस की मदद की, लेकिन इस फैसले की कीमत भी उसे चुकानी पड़ी। अगले 4 सालों तक वह छिपकर रहा, लगातार खतरे में। तालिबान ने उस पर कई बार हमले किए, उसके घर पर बम फेंके गए और एक हमले में उसका कजिन भी मारा गया। साल 2010 में मार्कस ने गुलाब को अमेरिका बुलाया, एक खास मेहमान के तौर पर। लेकिन वह वहां स्थायी रूप से नहीं रह पाया क्योंकि उसके पास जरूरी इमिग्रेशन परमिशन नहीं थी। मार्कस ने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह उसे वहां बसाने में सफल नहीं हो पाया और गुलाब अफगानिस्तान में ही रह गया। इसी के साथ ये सच्ची और यादगार कहानी खत्म होती है। ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं थी, ये फैसलों की कहानी थी, जहां हर कदम पर जान का खतरा था। एक तरफ जंग थी और दूसरी तरफ इंसानियत, और आखिर में वही जीती। मार्कस बच गया, लेकिन इस कहानी की असली ताकत उस इंसान में थी जिसने बिना कुछ सोचे सही का साथ दिया। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।